नाज़रीन, सूरज के तेवर बदल गए हैं। दिन ब दिन शहर का दर्जा हरारत बढ़ने से गर्मी की शिद्दत में इजाफा होता जा रहा है। आपको बताएं कि आज ज़्यादा से ज़्यादा दर्जा हरारत 44 डिग्री तक जाने का इम्कान है और झुलसा देने वाली गर्मी से शहरी निडाल हो चुके हैं। महकमा मौसमियात की जानिब से बारिश के कोई इम्कानात ज़ाहिर नहीं किए गए, जबकि लाहौर फ़ज़ाई आलूदगी की फहरिस्त में दूसरे नंबर पर आ गया। मज़ीद जानते हैं नुमाइंदा लाहौर न्यूज़ सामिया सईद से। जी सामिया। अगर बात की जाए मौसम की तो सूरज के तीखे वार जो हैं वो इस वक्त भी जारी हैं। यही देखा जाता है सुबह सवेरे ही सूरज जो है वो आग बरसाना शुरू हो जाता है। इस वक्त भी बाहर जो है वो अच्छी खासी गर्मी बरस रही है। अगर मैं बात करूं दर्जा हरारत के हवाले से तो आज कम से कम जो दर्जा हरारत है वो 28 डिग्री सेंटीग्रेड, जबकि ज़्यादा से ज़्यादा जो दर्जा हरारत है वो 44 डिग्री सेंटीग्रेड तक जाने के इम्कान ज़ाहिर किए जा रहे हैं। अगर मैं बात करूँ इस वक्त के दर्जा हरारत की तो 39 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड किया गया है। मौसम जो है वो अच्छा खासा गर्म है। महकमे मौसमियात की जानिब से यही बताया जा रहा है कि आज सारा दिन जो मौसम है वो इसी तरीके से गर्म और खुश्क रहेगा। मतला जो है इस वक्त बिल्कुल साफ नज़र आ रहा है, जिससे यही जाहिर होता है कि बारिश के जो हैं वो भी तक कोई इम्कानात ज़ाहिर नहीं किए जा रहे। अगर मैं बात करूँ इसी तरीके से फ़िज़ाई आलूदगी के हवाले से तो आज लाहौर शहर जो है वो फ़िज़ाई आलूदगी की फहरिस्त में दूसरे नंबर पर है। शहर का औसत एयर क्वालिटी इंडेक्स जो है वो 152 रिकॉर्ड किया गया है। इसी तरीके से अगर बात की जाए शहर के मुख्तलिफ इलाकों की तो DHA फेज़ 5 का 123 रिकॉर्ड किया जा रहा है और जोहर टाउन का जो है वो 121 रिकॉर्ड किया जा रहा है। बाहर जो सूरत हाल है मौसम की वो कुछ इसी तरीके से है कि सूरज जो है वो आग बरसाने लगा हुआ है। इस वक्त सूरज अपनी पूरी आबो ताप के साथ चमक रहा है। महकमे मौसमियात की जानिब से यही बताया जा रहा है कि मौसम जो है वो इसी तरीके से गर्म ही रहेगा, क्योंकि रोज़ाना की बुनियाद पर यही देखा जाता है कि जो गर्मी की शिद्दत है उसमें दिन ब दिन इजाफा ही होता जा रहा है। अगर मैं इसी तरीके से बात करूं हवा में नमी के तनासुब की तो वो इस वक्त 23% रिकॉर्ड किया गया है। जी ये भी बताएगा कि महकमा मौसमियात की जानिब से कहा गया है कि 24 घंटों में कुछ ऐसी सूरत हाल बरकरार रहेगी, तो आने वाले दिनों में भी कुछ ऐसा ही रहेगा। जी बिल्कुल, अगर मैं बात करूं मौसम के हवाले से तो महकमे मौसमियात की जानिब से यही बताया जा रहा है कि इस वक्त जो है वो बारिश के कोई इम्कानात ज़ाहिर नहीं किए जा रहे। अलबत्ता जो आने वाला हफ्ता है शायद उसमें बारिश जो है वो बरस सकती है, लेकिन अभी तक बारिश के कोई इम्कानात ज़ाहिर नहीं किए जा रहे। कल भी हम यही देखेंगे कि सूरज जो है वो इसी तरीके से ही अपनी पूरी आबो ताप के साथ चमकेगा। आने वाले दिनों में जो दर्जा हरारत है वो 45 डिग्री सेंटीग्रेड तक भी जा सकता है। अगर मैं आज की दर्जा हरारत के हवाले से बात करूँ तो आज कम से कम जो दर्जा हरारत है वो 28 डिग्री सेंटीग्रेड, जबकि ज़्यादा से ज़्यादा जो दर्जा हरारत है वो 44 डिग्री सेंटीग्रेड तक जाने का इम्कान है। तो बाहर जो है वो सूरज आग बरसाने लगा हुआ है। तो मैं शहरियों को यही मशवरा दूंगी कि ठंडे मशरूबात का इस्तेमाल करें, फालूदा खाएं और साथ साथ जो है वो ठंडा ठंडा तरबूज खाएं, ताकि जो है आपके जिस्म को इस गर्मी से राहत मिले। जी ठीक है, सामिया सईद हमारे साथ मौजूद थे, मौसम के हवाले से अपडेट करी थी। बहुत शुक्रिया सामिया। झुलसा देने वाली गर्मी में ठंडा पानी भी महंगा हो गया है। गर्मी की शिद्दत में इजाफे के साथ बर्फ़ की मांग भी बढ़ गई है। बर्फ़ के ब्लॉक की कीमत 1000 रुपये से ज़ायद हो गई है। फ़ी पट्टी 150 रुपये में फ़रोख्त होने लगी है। शहरी कहते हैं ठंडा पानी पीना भी मुश्किल होता जा रहा है। मज़ीद बताएंगे राहिल अली जो इस वक्त गड़ी शाहों पर मौजूद है। बताइए राहिल। गर्मी की शिद्दत में इजाफे के साथ ही बर्फ़ की मांग भी जो है वो बढ़ गई है और शहर लाहौर में मुख्तलिफ जगहों पर बर्फ़ फ़रोख्त के जो है वो स्टॉल भी सज गए हैं। गर्मी के मौसम में मशरूबात का इस्तेमाल बढ़ जाता है, ठंडे पानी का इस्तेमाल बढ़ जाता है और इसी की वजह से जो है वो बर्फ़ की मांग भी जो है वो इजाफा होता है। और जैसे ही मांग बढ़ती है, गर्मी की शिद्दत में इजाफा होता है तो इसकी कीमतें भी जो हैं वो बढ़ने लग जाती हैं। इस वक्त शहर लाहौर में जो कारखाने से बर्फ़ का जो ब्लॉक निकाला जा रहा है वो 1000 रुपये तक पहुंच चुका है, जबकि ओपन मार्केट में जब स्टॉलों पे जो ये फ़रोख्त की जाती है तो 1200 से 1300 के दरमियान जो है वो ब्लॉक की कीमत पहुंच गई है, जबकि जो बट्टी कहलाती है बर्फ़ की वो तकरीबन 150 रुपये में जो है वो फ़रोख्त हो रही है। हमारे साथ यहाँ पर दुकानदार भी मौजूद हैं, उनसे भी बात करते हैं। अच्छा बताएँ क्या वजह है रेट बढ़ने की? मांग में इजाफा तो होता ही है, लेकिन पिछले साल की निस्बत कितना कोई इजाफा आप देख रहे हैं बर्फ़ की कीमत में हुआ है? पिछली दफ़ा से तो ज़्यादा है इजाफा। इस साल में बिजली और हर चीज़ तो महंगी हो चुकी है। तकरीबन कोई चीज़ खाने पीने की ला लो वो हर चीज़ ही महंगी हो चुकी है, तो बर्फ़ में भी इजाफा हो गया। ये बिजली के साथ ही बनता है। कारखाने को टैक्स लगा दिया, पानी निकालने वाला भी, रिसीवर का भी, सारे टैक्स लगाए हुए हैं। इसलिए उन लोगों ने भी इस बारी बर्फ़ का जो है
महंगी की हुई है। दुकानदारों का कहना ये है कि पीछे से बर्फ़ जो है वो महंगी मिल रही है, बिजली महंगी है, टैक्सेस लग गए हैं कारखानों पर, तो जिसकी वजह से अब रेट जो है वो बढ़ चुका है। पिछले साल की निस्बत जो है वो इस वक्त रेट ज़्यादा नज़र आ रहा है। पिछले साल जो है वो 800 से 900 के दरमियान जो है वो ब्लॉक जो है वो बर्फ़ का फ़रोख्त होता था, और अब उसकी कीमत 1000 रुपये तक पहुँच गई है। कारखाने का ये रेट है, और इसी तरह जो है वो 150 रुपये की जो है वो भट्टी फ़रोख्त ठीक है रहील, बहुत शुक्रिया। सूरज का पारा हाई हुआ तो तरबूज की मांग भी बढ़ गई है। आपको बताएं कि तरबूज सेहत बख्श फल और गर्मी की शिद्दत को कम करता है। बदामी बाग फ्रूट मंडी में तरबूज से भरे ट्रक हाथों हाथ बिकने लगे हैं, जबकि ट्रक मालिकान के इस मुताबिक कहना है कि पिछले साल की तरह इस साल की निस्बत तरबूज महंगे हैं। मज़ीद तफसीलात जानते हैं ज़ैन अली से। जी ज़ैन। जी बिल्कुल, गर्मी की शिद्दत में इजाफे के साथ ही तरबूज की मांग में भी इजाफा जो है वो बढ़ता चला जा रहा है। इस वक्त मैं मौजूद हूँ बदामी बाग की फ्रूट मंडी में, जहाँ पर तरबूज एक हाथ से बिकता है तो दूसरे हाथ फ़ौरन जो है वो सेल हो रहा है। बड़ी तादाद में शहरी जो है वो तरबूज ख़रीदने जो है वो यहाँ पर मौजूद हैं। इस वक्त मेरे साथ एक ट्रक के मालिक जो मौजूद हैं, जो डेली यहाँ पर लाकर तरबूज बेचते हैं, उनसे बात करते हैं। अच्छा सर बताइएगा, रोज़ कितने का तरबूज लेकर आते हैं, कितनी बड़ी तादाद में लेके आते हैं? बेचने का तरीक़ेकार ये है, कितना मांग में अब तक इजाफा हो गया? पहले जो हम गाड़ियाँ लाते थे 3 तो 4 गाड़ियाँ लेके आते थे, पहले बहुत मंदा था। इसकी वजह से पहले लाख सवा लाख की गाड़ी हमारी सेल हो रही थी। पहले फी दाने की बोली जो औसत होती है ना, जो बड़े से बड़े दाना वो 200 तक पहुँचता था। इस साल जो अभी सेल कर रहे हैं 2-3 दिन के अंदर अंदर, वो तकरीबन अब 400 तक का दाना हमारा पहुँच चुका है, जिसकी वजह से तरबूज तकरीबन फी ट्रक 3.5-4 लाख तक पहुँच जाता है। अभी पहले 2-3 गाड़ियाँ थे, अब 6-7 गाड़ियाँ लेके आते हैं। इसकी वजह से अब तरबूज में पिछली गर्मियों की वजह से गर्मी ज़्यादा पड़ी, उसकी वजह से इस साल पैदावार बहुत कम आई है। पिछले साल बहुत ज़्यादा पैदावार थी तरबूज मंदा, इस साल तेज़ी है, बहुत तेज़ी है। जी बिल्कुल, आपने इनकी बात सुनी, इनका यही कहना था कि इसी टेम्परेचर को कम रखने के लिए, अपनी तबीयत अपने आप को बरकरार रखने के लिए लोग शहरी जो है वो तरबूज का इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, बहुत शुक्रिया ज़ैन। चिकन, सब्जियां और फल सब आवाम की पहुंच से दूर। मुर्गी का गोश्त सस्ता होकर भी 600 से नीचे ना आ सका। 7 रुपये कमी के बाद चिकन की कीमत 602 रुपये किलो मुकर्रर। सब्जियां और फल भी महंगे दामों बिकने लगे। अदरक 800, लहसुन 400, भिंडी 150 और आलू 80 रुपये किलो तक फ़रोख्त हो रहे हैं। सेब 400 रुपये किलो, केला 300 रुपये दर्जन तक दस्तयाब। मज़ीद बताएंगे जाहिद आबिद। बताइए जाहिद। जी बिल्कुल, महंगाई का सिलसिला ज्यों का त्यों बरकरार है। इसमें खातर खा कमी होती हुई नज़र नहीं आ रही। अगर किसी चीज़ की कीमत में कमी होती भी है तो इतनी ज़्यादा नहीं होती कि आम आदमी उसे ख़रीद सके। मसलन आज चिकन ब्रायलर गोश्त की कीमत में 7 रुपये फ़ी किलो कमी ज़रूर हुई है, लेकिन इसके बावजूद इसकी कीमत 602 रुपये फ़ी किलो मुकर्रर की गई है, जो कि यकीनन आम आदमी की पहुँच से बाहर नज़र आती है। इसी तरह फार्मी अंडे 290 रुपये फ़ी दर्जन है। सब्जियों की कीमतें भी इसी तरह हैं। सब्जियों में सिर्फ टमाटर एक आजकल ऐसी सब्ज़ी है जिसकी कीमत में कदरे कमी देखी जा रही है, बाकी तमाम अशिया की कीमतें इंतहाई सतह पर हैं। इस वक्त एक सारफ हमारे साथ मौजूद है, इनसे बात करते हैं। आप क्या कहेंगे जी? मैं तो यही कहूँगा कि ये महंगाई 50% महंगाई ज़्यादा हो गई है। गरीब आदमी के पास से बात है, रेहड़ियाँ भरी हुई हैं, फल भी है, अल्लाह पाक ने दिया, सब्ज़ी भी है, मगर गरीब आदमी की जेब इजाज़त नहीं देती जी, किस तरफ जाएँ? जी बिल्कुल, इस महंगाई के हाथों आवाम आजकल नाला नज़र आती है, और उसकी वजह भी यही है कि चिकन ब्रायलर गोश्त, मटन, बीफ, सब्जियां सब कुछ ही महंगा नज़र आती हैं। सब्जियों की सूरत हाल भी इसी किस्म की है, जिसमें आलू 80 रुपये फ़ी किलो तक पहुंचा हुआ है, जबकि प्याज 60 रुपये फ़ी किलो, टमाटर 40 से 50 रुपये फ़ी किलो है, जबकि लहसुन 400 और अदरक 800 रुपये फ़ी किलो है। फूल गोभी 100 रुपये और बंद गोभी 50 रुपये फ़ी किलो तक बेची जा रही है। इस तरह लीमू तकरीबन 400 रुपये फ़ी किलो तक इस वक्त मार्केट में दस्तयाब है। और फलों की सूरत हाल भी इसी किस्म की है, जिसमें सबसे सस्ता फल तरबूज है, जो कि 40 से 50 रुपये है, लेकिन वो भी 4 से 5 किलो का ख़रीदना पड़ता है, जिसकी वजह से 200 से 250 रुपये उसके लिए भी चाहिए। इसी तरह सेब जो हैं वो तकरीबन 350 से 400 रुपये फ़ी किलो, और केले 300 से 350 रुपये फ़ी दर्जन मार्केट में दस्तयाब हैं। ठीक है जाहिद, बहुत शुक्रिया। हफ्ता भर में मजमूई शरह महंगाई में मामूली कमी रही है। रोज़ाना की बुनियाद पर बढ़ती महंगाई ने इस कमी को फीका रखा। गुज़श्ता हफ्ते के दौरान महंगाई की शरह में 0.16% कमी वाक़ई हुई। इसके बावजूद हफ्ते के दौरान 23 अशिया ज़रूरियात की कीमतों में इजाफा रिकॉर्ड किया गया। रिपोर्ट कर रहे हैं फ़हद अमीन।
हफ्ता भर की मजमूई शरह महंगाई में मामूली कमी के बावजूद गर्मी की लहर के साथ साथ महंगाई की लहर में भी तेजी है। हालिया हफ्ते 23 अशियाए ज़रूरिया महंगी, 13 सस्ती जबकि 15 की कीमतें मुस्तहकम रहीं। महंगाई की हफ्तावार रिपोर्ट के मुताबिक एक हफ्ते के दौरान चिकन, चाय की पत्ती, अंडे, टमाटर, आलू, दही, दाल माश, दाल मूंग, बीफ, मटन, खुला दूध, खुश्क दूध और बासमती टोटा चावल समेत बुनियादी ज़रूरियात ज़िंदगी की 23 अशिया महंगी हुई। प्याज, लहसुन, LPG, आटा, वेजिटेबल, घी, चीनी, दाल, मसूर दाल, चना, सरसों के तेल और पेट्रोलियम मसनूआत समेत 13 अशिया की कीमतों में कमी आई और 21 अशिया ज़रूरिया की कीमतों में इस्तेहकाम रहा। एक हफ्ते में दीगर अशिया के साथ साथ चिकन की कीमतों में 7.51% इजाफा हुआ। आदादो शुमार के मुताबिक सालाना बुनियादों पर 17,732 रुपये माहाना तक आमदनी रखने वाले तबके के लिए महंगाई की शरह में 41.67% जबकि 44,176 रुपये माहाना से ज्यादा आमदनी रखने वाले तबके के लिए महंगाई की शरह 47.09% रही। वफाकी इदारे शुमारियात की जानिब से जारी रिपोर्ट के मुताबिक सालाना बुनियादों पर महंगाई की शरह कम होकर 45.72% की सतह पर आई है। फाहद अमीन, लाहौर न्यूज़। स्टेट बैंक ने मुल्की मईशत पर छमाही रिपोर्ट जारी कर दी। रिपोर्ट में बताया गया है कि रवां माली साल की पहली छमाही में पाकिस्तान के मौशी हालात में बिगाड़ देखा गया है। मौशी तरक्की की शरह 2% के हदफ से कम रही है। स्टेट बैंक ने मुल्की मईशत पर जारी रिपोर्ट में बताया है कि मुआशी चैलेंजेस से निपटने के लिए स्टेट बैंक ने पहली छमाही में पॉलिसी रेट में मजीद 2.25% इजाफा किया, जबकि हुकूमत ने चैलेंजेस से निपटने के लिए ग्रांट्स और तरक्याती अखराजात कम किए। बैरूनी खातों पर दबाव को कम करने के लिए दरामदात को महदूद किया। पहली छमाही में ज़र मुबादला के ज़खायर में शदीद कमी वाक़ई हुई। मुआशी सुसरवी के बायस निजी शोबे के कर्जों और टैक्स वसूलियाँ हदफ से कम रहीं। स्टेट बैंक ने माली साल 2023 में GDP नुमाया तौर पर कम रहने की तवक्को जाहिर कर दी। स्टेट बैंक का कहना है कि मुआशी सुस्त रवि के बायस माली साल 2023 में GDP 2% के हदफ से भी कम रहने की तवक्को है, जबकि महंगाई जो पहली छमाही में 25% पर पहुंच गई है, रवां माली साल 27 से 29% तक रहने का इम्कान है। आपको बताएं कि कपास की कम अज़ कम इमदादी कीमत 8,500 रुपये फी मन मुकर्रर की गई है। निगरान वज़ीर आला पंजाब का कपास की ज़्यादा पैदावार हासिल करने वाले काश्तकारों को नकद इनामात देने का फैसला है। मोहसिन नकवी का इस मुतालिक मज़ीद ये भी कहना है कि कपास की फसल सूबे और काश्तकारों के लिए माशी तौर पर गेम चेंजर साबित हो सकती है। देखिए हसन रजा की रिपोर्ट। निगरान वज़ीर आला पंजाब की ज़ेर सदारत आला सतह का इजलास हुआ। इजलास में कपास की बुवाई के हवाले से पेशरफ्त का जायजा लिया गया। मोहसिन नकवी की कपास की बुवाई और पैदावार का टारगेट हर सूरत हासिल करने की हिदायत। इजलास में फैसला किया गया कि कपास के काश्तकारों को पानी, बीज, खाद समेत किसी चीज की कमी नहीं आने दी जाएगी। सूबे भर में जाली अद्वियात और बीज फरोख्त करने वालों के खिलाफ कार्रवाई मजीद मौसर बनाने की हिदायत भी की गई। इजलास में सैटेलाइट के जरिए क्रॉप सर्वे की तजवीज भी दी गई है। निगरान वज़ीर आला मोहसिन नकवी ने ये भी कहा कि कपास की कम अज कम इमदादी कीमत 8,500 रुपए फी मन मुकर्रर की गई है। कपास की ज्यादा पैदावार हासिल करने वाले काश्तकारों को नकद इनामात दिए जाएंगे। कपास की बुवाई का हदफ हासिल करने पर मुतालिका अमले की भी हौसला अफजाई की जाएगी। पंजाब में कपास की बुवाई का हदफ हासिल करना हमारा मिशन है। निगरान वज़ीर आला ने सूबे भर में पानी चोरी के वाक़यात की रोकथाम का भी हुक्म दिया। इजलास में मारूफ सनतकार और अपटमा रहनुमा गोहरी जाज, फवाद मुख्तार, चीफ सेक्रेटरी पंजाब, सेक्रेटरी ज़राअत, खजाना, आबपाशी और महकमा ज़राअत के हुकाम ने शिरकत की। हसन रजा, लाहौर न्यूज़। हज 2023 के हवाले से आपको बताएं तो हज 2023 के फ़्लाइट ऑपरेशन का आगाज़ हो गया है। लाहौर एयरपोर्ट से 200 से ज़ायद आज़मीन हज निजी एयरलाइन की परवाज़ से रवाना हुए हैं। रवानगी से कबल खुसूसी तकरीब का भी अहतमाम किया गया। वज़ीर आज़म की मुशीर मजहबी अमूर शबीर अहमद उस्मानी और दीगर ने शिरकत की। हज परवाज़ों का आगाज हो गया। अल्लामा इकबाल इंटरनेशनल एयरपोर्ट लाहौर से निजी एयरलाइन की परवाज के जरिए 200 से ज्यादा आज़मीन हज रवाना हुए। लाहौर एयरपोर्ट पर हुजाज कराम की रवानगी के खुसूसी इंतजाम किए गए। एयरपोर्ट इंतजामिया और अजीज़ो ओकारिब ने हुजाज कराम को फूलों के हार पहनाकर अलविदा किया। अल्लामा इकबाल इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर हुजाज कराम की रवानगी से कबल तकरीब का एहतमाम किया गया। वज़ीर आज़म के मुशीर मजहबी अमूर शबीर अहमद उस्मानी ने बतौर मेहमान खुसूसी शिरकत की। चौधरी सगीर हुसैन, मुफ्ती इंतखाब आलम, हाजी नजीर अहमद, इकरार हुसैन, साबिक MPA अख्तर हुसैन भी शरीक हुए। तकरीब के आखिर में खुसूसी दुआ भी करवाई गई। रवां साल पाकिस्तान से 81,230 आज़मीन हज का फरीजा अदा करेंगे। PIA की परवाजों के जरिए 40,700 हुजाज कराम को सऊदी अरब पहुँचाया जाएगा। दीगर हुजाज कराम निजी एयरलाइंस की परवाजों के जरिए रवाना होंगे। लाहौर एयरपोर्ट से 17,629 आज़मीन फरीजा हज की अदायगी के लिए रवाना होंगे। कराची से 17,630
6,930, इस्लामाबाद से 26,232, मुल्तान से 6,582, सियालकोट से 4,484 आज़मीन हज रवाना होंगे। वेलकम बैक। आपको बताएं कि आर्मी चीफ जनरल सैयद आसिम मुनीर ने लाहौर का दौरा किया। ISPR के मुताबिक आर्मी चीफ ने यौदगार शोहदा पर फूलों की चादर चढ़ाई। आर्मी चीफ को 9 मई के हवाले से ब्रीफिंग भी दी गई। आपको बताएं कि आर्मी चीफ ने कोर हेडक्वार्टर्स में ऑफिसर्स और जवानों से खिताब भी किया। आर्मी चीफ ने मातृ वतन पर जान कुर्बानी करने वाले इस शोहदा को खराज अकीदत पेश किया। कोर कमांडर लाहौर ने आर्मी चीफ का इस्तकबाल किया तो आर्मी चीफ ने जिन्ना हाउस का भी दौरा किया। आर्मी चीफ जनरल सैयद आसिम मुनीर ने इस मौके पर कहा, फ़ौज अपनी ताकत आवाम से हासिल करती है। आर्मी चीफ ने सर्विसेज हस्पताल का भी दौरा किया। ज़ेर इलाज DIG ऑपरेशन सली नासिर रिजवी की अयादत की। इसके अलावा आर्मी चीफ कुर्बान लाइस भी गए, जहां आर्मी चीफ ने पुलिस हुकाम से मुलाकात की। आर्मी चीफ ने पुलिस के शोहदा को भी खराज अकीदत पेश किया। आर्मी चीफ ने फसादात और तोड़ फोड़ के दौरान पुलिस की पेशावराना महारत और तहम्मुल का मुजाहिरा करने पर उनको खूब सराहा। टाउनशिप में सिविल सोसाइटी की जानिब से पाक फौज से इजहार यकजहती के लिए मुजाहिरा। पाक फौज के हक में नारे लगाए गए। शुरका का कहना है कि खून का आखिरी कतरा भी वतन अजीज़ के लिए हाजिर है। पाक फौज से इजहार यकजहती के लिए मुजाहिरे की क़यादत मोहम्मद सरफराज खान ने की। नदीमुद्दीन कुरैशी, मोहम्मद ज़फ़र कादरी, लाइक अहमद कुरैशी और दीगर भी शरीक हुए। शुरका ने प्ले कार्ड्स उठा रखे थे जिन पर पाक फौज से इजहार यकजहती के नारे दर्ज थे। इस मौका पर मोहम्मद सरफराज खान का कहना था कि पूरी कौम पाक फौज के शाना बशाना खड़ी है। खून का आखिरी कतरा भी वतन अजीज़ के लिए हाजिर है। पाक फौज हमारी सरहदों की मुहाफिज है। मुल्क की सलामियत पर किसी किस्म का समझौता नहीं करेंगे। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ ने 9 मई से मुताल्लिक़ अहम इजलास तलब कर लिया है। पंजाब और विफाक समेत तमाम सूबों के अफसरान इसमें शिरकत करेंगे। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ ने आज अमन अमान से मुताल्लिक़ अहम इजलास तलब कर लिया। इजलास में पंजाब समेत तमाम सूबों और विफाक से मुताल्लिक़ अफसरान शिरकत करेंगे। इजलास में 9 मई से मुताल्लिक़ पंजाब हुकूमत गिरफ्तारियों की कार्रवाइयों की जायज़ा रिपोर्ट भी पेश करेगी, तो वहीं हुकूमत की जानिब से भी किए गए इक़दामात पर ब्रीफिंग दी जाएगी। इमरान खान की गिरफ्तारी पर तोड़ फोड़, तशद्दुद और जलाओ घेराव का मामला है। लाहौर समेत सूबा भर से गिरफ्तार शरपसंदों की तादाद 3,800 से ज़ायद हो गई है। लाहौर से अब तक 2,000 के करीब शरपसंदों को गिरफ्तार किया जा चुका है। ज़मान पाक के तरफ जाने वाले रास्ते भी खोल दिए हैं। आपको अपडेट कर रहे हैं। इमरान खान की गिरफ्तारी पर तोड़ फोड़, तशद्दुद और जलाओ घिराव का मामला है। लाहौर समेत सूबा भर से गिरफ्तार शरपसंदों की तादाद 3,800 से ज़ायद हो गई है। मज़ीद बताएंगे मुदस्सिर हुसैन। बताइए मुदस्सिर, अभी मुसलसल गिरफ्तारियों का सिलसिला जारी है? जी बिल्कुल, इमरान खान की गिरफ्तारी के बाद शरपसंद अनासर ने सरकारी निजी इदारों पर हमले किए थे और तोड़फोड़ और तशद्दुद और जलाओ गिराव किया था, जिसके बाद पुलिस की तरफ से जो है वो गिरफ्तारियों का जो है वो सिलसिला शुरू किया गया और मुकदमात का जो सिलसिला है वो शुरू किया गया। अब तक जो है वो लाहौर में जो है वो 40 से ज़्यादा जो है मुकदमात जो है वो PTI के खिलाफ जो है वो दर्ज किए जा चुके हैं और लाहौर समेत पंजाब भर से अब तक 3600 से ज़्यादा जो हैं वो शरपसंद अनासर हैं, इनको गिरफ्तार किया जा चुका है। लाहौर में अब तक 2000 के करीब शरपसंद अनासर को गिरफ्तार जो है वो किया जा चुका है और बाकी शहरों में भी गिरफ्तारी का जो सिलसिला है वो जारी है। रात में भी जो है वो कारकुनों और रहनुमाओं के जो है वो पुलिस ने छापे मारे हैं और अब तक जो है वो 3800 से ज़्यादा जो कारकुन और शरपसंद अनासर हैं और रहनुमा हैं, इनको गिरफ्तार किया जा चुका है। इन्वेस्टिगेशन और उसके अलावा ऑपरेशन और CI की जो मुख्तलिफ टीमें हैं वो जो है बनाई गई हैं, जिनको लिस्टें जो हैं वो फराहम की गई हैं और जो लिस्टों के तहत जो है वो छापे मारे जा रहे हैं और इस वाले से जो गिरफ्तारियों का जो सिलसिला है वो जारी है। और ज़ायके के मुताबिक जो है वो नई फरिश्तें भी जो है वो लाहौर पुलिस को दी गई हैं, जिसके तहत वो जो है वो गिरफ्तारियों का सिलसिला है वो शुरू किया गया है। कुछ कारकुनों के बारे में ये बताया जा रहा है कि वो लाहौर से बाहर दूर दराज इलाकों में जो है वो रिपोर्ट हो गए हैं, इनके लिए जो है वो लोकेटर की खिदमत भी लाहौर। ठीक है मुदस्सिर, बहुत शुक्रिया। चेयरमैन PTI इमरान खान की सिक्योरिटी का ये मामला है, इसी को मद्देनजर रखते हुए समान पार्क के बाहर लगे मोर्चों को बहाल किया जाने लगा है। पुलिस ने समान पार्क में लोहे के मोर्चे पहुंचा दिए हैं। समान पार्क में तजावुज़ात के साथ मोर्चे भी हटा दिए गए थे। इसी पर बात कर लेते हैं जैन अली से। जी जैन।
جی بالکل، چیئرمین پی ٹی آئی عمران خان کی سیکیورٹی کا یہ معاملہ ہے۔ تجاوزات کل اور تجاوزات کے خلاف آپریشن ہونے کے بعد زمان پاک کو پہلے اپنی اصلی حالت میں تبدیل کیا گیا انتظامیہ کی جانب سے، اس کے بعد عمران خان کی سیکیورٹی کے لیے مزید تک جو ہے وہ کر دی گئی ہے۔ اس حوالے سے عمران خان کی سیکیورٹی کے لیے جو مورچے پہلے عمران خان زمان پاک آئے تھے اپنی رہائش گاہ کو بنایا تھا عمران خان پہ جب قاتلانہ حملہ ہوا تھا، اس کے بعد عمران خان نے اپنی رہائش گاہ زمان پاک کو ہی بنایا تھا۔ عمران خان وہیں پہ جو ہے وہ رہائش پذیر تھے، جس کے بعد عمران خان کی سیکیورٹی کے لیے یہاں پر فل پروف انتظامات کیے گئے تھے، لیکن اس کے بعد کارکنان اور رہنماؤں کی جانب سے زمان پاک کے باہر کیمپ لگائے گئے، جس کے بعد یہاں سے عمران خان کی سیکیورٹی جو ہے وہ ہٹا لی گئی تھی۔ صرف پولیس اہلکار جو یہاں پر موجود ہوتے تھے۔ اس کے بعد اب جو ہے وہ کل آپریشن کیا گیا تجاوزات کے خلاف، جس کے بعد عمران پاک کی اپنی اصلی حالت میں واپس لایا گیا۔ اس کے بعد عمران خان کی سیکیورٹی کے لیے اب مختلف جو ہے انتظامات کیے جا رہے ہیں اس وقت بھی، اور مورچے بھی پہنچا دیے گئے ہیں سیکیورٹی کے لیے، جبکہ مزید سیکیورٹی حصار بھی جو ہے یہاں پر پہنچا دیا گیا، جبکہ 106 ایک تعداد ہوتی تھی عمران خان کی سیکیورٹی کے اہلکاروں کی، جو کہ بڑھا کے اب 200 بھی کر دی گئی ہے۔ اس حوالے سے جو انتظامات سابق وزیر اعظم کو سیکیورٹی کے لیے دی جاتے ہیں، وہ انتظامات جو ہے وہ اب عمران خان کو دیے جا رہے ہیں۔ جی بہت شکریہ زین۔ ایل ڈی اے نے پہلی کمرشلائزیشن فیس کی مد میں ریکارڈ ریکوری کر لی۔ شعبہ ٹاؤن پلاننگ نے 6 ارب روپے کی ریکوری کا ٹارگٹ پورا کر لیا۔ سالانہ کمرشلائزیشن فیس 721 املاک اور جرمانے 6432 املاک سے وصول کیے گئے۔ چیف ٹاؤن پلانر ایل ڈی اے نے 2 ماہ میں مزید 4 ارب روپے کی ریکوری کا ٹارگٹ دے دیا۔ مزید بتائیں گے زین العابدین۔ بتائیے زین۔ ایل ڈی اے کو معاشی مشکلات سے نکالنے اور ریسورس جنریشن کی پالیسی پر عمل کرتے ہوئے ایل ڈی اے کے خزانے میں فنڈز کی ریکارڈ ریکوری ہوئی ہے۔ رواں مالی سال 2022-23 میں کمرشلائزیشن فیس کی عدم ادائیگی کے خلاف ایل ڈی اے کی جانب سے گرینڈ کریک ڈاؤن کیا گیا اور ایل ڈی اے نے پہلی بار کمرشلائزیشن فیس کی یہ ریکارڈ ریکوری کی ہے۔ ابھی تک شعبہ ٹاؤن پلاننگ نے 6 ارب روپے کی ریکوری کا ٹارگٹ مکمل کر لیا ہے، جبکہ چیف ٹاؤن پلانر ایل ڈی اے شکیل انجو منہاس نے 2 ماہ میں مزید 4 ارب روپے کا ٹارگٹ دیا ہے، تاکہ مالی سال کے اختتام تک ایل ڈی اے کے خزانے میں 10 ارب روپے سے زائد فیس جمع ہو چکے ہیں۔ ایل ڈی اے کی تاریخ میں پہلی بار یہ ریکارڈ ریکوری اور وصولیاں کی گئی ہیں، جبکہ گزشتہ برسوں میں شعبہ ٹاؤن پلاننگ و کمرشلائزیشن فیس کا ہدف عبور نہیں کر سکا تھا۔ ایل ڈی اے کے شعبہ ٹاؤن پلاننگ نے مستقل کمرشلائزیشن کی مد میں 3 ارب 20 کروڑ سے زائد کی ریکوری کی ہے۔ اسی طرح سالانہ کمرشلائزیشن کی مد میں 40 کروڑ 56 لاکھ جبکہ جرمانوں کی مد میں 1 ارب 30 کروڑ سے زائد کی ریکوری کی ہے۔ سالانہ کمرشلائزیشن فیس کی مد میں نادہندگان سے ریکوری میں تیزی لائی گئی۔ مستقل کمرشلائزیشن کی فیس کی مد میں 542 سے زائد املاک سے فیس وصول کی گئی۔ اسی طرح سالانہ کمرشلائزیشن فیس کی مد میں 721 املاک اور جرمانوں کی مد میں 6432 املاک سے جو پیسے ہیں وہ وصول کر لیے گئے ہیں۔ ماضی میں کمرشلائزیشن فیس کی بر وقت اور ٹارگٹ کے مطابق ریکوری نہ کرنے سے اتھارٹی کو معاشی مشکلات کا سامنا کرنا پڑتا تھا، تاہم اس سال ڈی جی ایل ڈی اے محمد علی رندھاوا کی ہدایت پر چیف ٹاؤن پلانر ایل ڈی اے شکیل انجو منہاس کی جانب سے تمام ڈائریکٹر کو یہ ٹاسک سونپا گیا کہ ٹارگٹ کو پورا کیا جائے، اور اب ٹارگٹ پورا کرنے کے بعد مزید 4 ارب روپے کا ٹارگٹ دے دیا گیا ہے۔ ٹھیک ہے زین العابدین، بہت شکریہ۔ پولیو مہم کی بات کریں تو لاہور، راولپنڈی اور فیصل آباد میں انسداد پولیو مہم کا آج آخری روز ہے۔ 6 روز میں تینوں اضلاع میں 46 لاکھ سے زائد بچوں کو قطرے پلائے گئے ہیں۔ لاہور میں 21 لاکھ سے زائد بچوں کو قطرے پلائے گئے، تو وہیں انچارج پولیو پروگرام خضر افضال کے عصمت علی کہنا ہے کہ پاکستان سے پولیو کا خاتمہ انتہائی قریب ہے، مطلوبہ ٹارگٹ کو ہر ممکن حاصل کیا جائے گا۔ مزید تفصیلات جانتے ہیں محمد بلال سے۔ جی بلال۔ جی بالکل، پولیو کی روک تھام کے حوالے سے پنجاب کے 12 اضلاع میں پولیو مہم شروع کی گئی تھی، اور آج لاہور، راولپنڈی اور فیصل آباد میں بھی پولیو مہم کا آج آخری روز ہے۔ ان تینوں اضلاع میں 6 روز کے اندر 46 لاکھ سے زائد جو بچے تھے ان کو پولیو سے بچاؤ کے قطرے پلائے گئے ہیں۔ لاہور کے اندر 21 لاکھ بچوں کو قطرے پلائے گئے ہیں، راولپنڈی میں 10 لاکھ، جبکہ فیصل آباد میں 15 لاکھ سے زائد جو بچے ہیں ان کو پولیو سے بچاؤ کے قطرے پلائے گئے ہیں، جبکہ 9 اضلاع میں پہلے ہی پولیو مہم جو ہے یہ ختم کر دی گئی تھی۔ اس حوالے سے انچارج پولیو پروگرام خضر افضال کی جانب سے کہا یہ جا رہا ہے کہ لاہور سمیت پنجاب بھر کو پولیو فری بنانے کے حوالے سے تمام تر جو ممکنہ اقدامات ہیں یہ کیے جا رہے ہیں۔ ہر 2 ماہ کے بعد
पोलियो मुहिम भी शुरू करवा दी गई है। लाहौर समेत पंजाब के जो हाई रिस्क इलाके थे, जहाँ से माहौलियाती नमूने मस्बत आते थे, अब वहाँ से भी मनफी कर दिए गए हैं और उम्मीद है कि जल्द ही पाकिस्तान के अंदर पोलियो का खात्मा कर दिया जाएगा। और इस हवाले से जो महकमा सेहत की और पोलियो की जो टीमें हैं, इनकी जानिब से जो कोशिश हैं, इनको रैगा नहीं जाने देंगे। और वालिदैन को भी चाहिए कि जब भी पोलियो टीमें घरों में आएँ तो 5 साल से कम उम्र के बच्चों को लाजमी पोलियो से बचाव के कतरे पिलाएं, ताकि लाहौर समेत पंजाब भर को पोलियो फ्री बनाया जा सके। जी ठीक है, बहुत शुक्रिया बिलाल। वेलकम बैक। आपको बताएं कि PITB ने टेक इंडस्ट्री के इश्तराक से मंसूबे का आगाज़ कर दिया है। मंसूबे से मुल्की और गैर मुल्की सतह पर कारोबार के मौक़ों को फ़रोग़ मिलेगा। चेयरमैन PITB फैसल यूसुफ की ज़ेर सदारत अरफा करीम टावर में तकरीब का इनेकाद किया गया। तकरीब में बिजनेस डेवलपमेंट को फ़रोग़ देने के लिए ख़ुसूसी पोर्टल भी लॉन्च किया गया। तफसीलात जानते हैं आतिफ परवेज़ से। जी आतिफ, आपको अपडेट कर रहे हैं। PITB ने टेक इंडस्ट्री के इश्तराक से बिज़ लिंक्स मंसूबे का आगाज़ कर दिया है। मंसूबे से मुल्की और गैर मुल्की सतह पर कारोबारी के मौक़ों को फ़रोग़ मिलेगा। चेयरमैन PITB फैसल यूसुफ की ज़ेर सदारत अरफा करीम टावर में तकरीब में बिजनेस डेवलपमेंट को फ़रोग़ देने के लिए ख़ुसूसी पोर्टल भी लॉन्च किया गया है। शहरियों के तहफ़्फ़ुज़ के पेश नज़र ट्रैफिक पुलिस का क्रैकडाउन जारी है। CTO का 18 साल से कम उम्र ड्राइविंग पर गाड़ी मोटरसाइकिल थाने में बंद करने का हुक्म। CTO मुस्तनसिर फ़िरोज़ कहते हैं, ज़मानती मुचलके जमा करवाने पर ही गाड़ी और मोटरसाइकिल वापस मिलेगी। ट्रैफिक पुलिस का मोटरसाइकिल ऑल्ट्रेशन करने वालों के खिलाफ भी कार्रवाई का फैसला। मज़ीद बताएंगे सैन अली। बताइए सैन। बिल्कुल कीमती और ननी जानों के तहफ़्फ़ुज़ के पेश नज़र CTO ट्रैफिक पुलिस का बड़े क्रैकडाउन का फैसला किया गया है। 18 साल से कम उम्र ड्राइविंग पर गाड़ी और मोटरसाइकिल थाने में बंद करने का हुक्म जो है वो CTO लाहौर की जानिब से जारी किया गया है। जबकि पकड़ी गई गाड़ी, मोटरसाइकिल, रिक्शा और दीगर व्हीकल्स ऐसी के वालिदैन को ज़मानती मुचलकों जमा करवाने के बाद होगी। आगाही और वार्निंग के बाद क्रैकडाउन जो है वो किया जा रहा है। CTO लाहौर का कहना है कि हादसा की वजूहात में बड़ी वजह कम उम्री में मोटरसाइकिल गाड़ी चलाना है। उनका मजीद कहना है कि कम उम्री में ड्राइविंग करने से हादसा का अंदेशा रहता है। याद अपने बच्चे के हादसाती नुकसान के वालिदैन खुद जिम्मेदार होंगे। छुट्टी के रोज़ बच्चों की बड़ी तादाद मोटरसाइकिल, गाड़ी और दीगर व्हीकल लेकर सड़कों पर आ जाती है। 18 साल से कम उम्र ड्राइविंग पर बच्चों के मुस्तकबिल के पेश नज़र इन्हें बंद नहीं किया जाएगा, जबकि मोटरसाइकिल में ऑल्ट्रेशन कराने वालों के खिलाफ भी कार्रवाई होगी। जी ठीक है जैन, बहुत शुक्रिया। आज ही पंजाब डॉक्टर उस्मान अनवर पुलिस फोर्स की फलाह बहबूद के लिए सरगर्म अमल है। 23 एहलकारों को तिब्बी अखराजात के लिए 61 लाख रुपए से ज़ायद रकम जारी की गई है। मज़कूरा रकम लाहौर, रावलपिंडी समेत दीगर अजला के एहलकारों को तिब्बी अखराजात के लिए दी गई है। तफसीलात जानते हैं मुदस्सिर हुसैन से। जी मुदस्सिर। जी बिल्कुल, पंजाब पुलिस में मुतअद्दिद अफसरान और एहलकारों की वेलफेयर का जो सिलसिला है वो जारी है। पुलिस वेलफेयर मैनेजमेंट कमेटी ने 23 एहलकारों को तिब्बी अखराजात के लिए 61 लाख रुपए से ज़्यादा जो रकम है वो जारी कर दी है, जिसके दिनों अजलास में 19 एहलकारों के मेडिकल बिल की अदायगी के लिए 51,54,000 रुपये देने की मंजूरी दी गई। दूसरे इजलास में 4 एहलकारों को मेडिकल बिल की अदायगी के लिए 9,48,000 रुपये देने की मंजूरी दी गई। मज़कूरा रकम लाहौर, सरगोदा, जंग, मुल्तान, रावलपिंडी, व्यारी समेत दीगर अजला के एहलकारों को तिब्बी अखराजात के लिए दी गई। रावलपिंडी के सब इंस्पेक्टर मुख्तार हुसैन को बोन मेरो ट्रांसप्लांट के लिए 10 लाख रुपए जो है वो दिए गए। खानवाल के हेड कांस्टेबल मोहम्मद इसाक को बेटी के कैंसर के इलाज के लिए 15 लाख जो रुपए हैं वो दिए गए हैं। इस वाले से तर्जमान पंजाब पुलिस का कहना है कि कसूर के सब इंस्पेक्टर जमाल नसीर खां और कांस्टेबल माजिद अब्बास को कैंसर के इलाज के लिए 5 लाख रुपए भी का जो है वो दिए गए हैं। DIG पंजाब वेलफेयर गाजी सलाहुद्दीन का कहना है कि IG पंजाब की हिदायत पर वेलफेयर मैनेजमेंट कमेटी के इजलास बेकायदगी से मुनक्कद हो रहे हैं। सूबे भर से आने वाली दरखास्तों पर बिला तखरीर जो है वो कार्रवाई करते हुए एहलकारों को हर मुमकिन रिलीफ जो है वो दिया जा रहा है। गाजी सलाहुद्दीन का मजीद कहना था कि फोर्स की बेहतरीन वेलफेयर IG पंजाब की अवलीन तरजीह है, जिसके लिए तरजीही इक़दाम जो है वो किए जा रहे हैं। उनका मजीद कहना था कि वेलफेयर के हवाले से जो इक़दाम मौजूदा IG पंजाब कर रहे हैं वो जिस पंजाब की हिस्ट्री में नहीं किए गए, पंजाब पुलिस की हिस्ट्री में नहीं किए गए, और वेलफेयर के हवाले से अब तक जो है वो करोड़ों रुपए की मद में जो मुतहद अफसरान और एहलकारों को जो रकम है वो बांटी जा चुकी है। उनका मजीद कहना था कि न सिर्फ वेलफेयर के हवाले से रकम बांटी जा रही है बल्कि जो मुतहद अफसरान हैं उनकी तरक्कियों का भी खासा ख्याल रखा जा रहा है। इस हवाले से अब तक
20,000 के करीब जो कांस्टेबल उनको हेड कांस्टेबल के अहदे पर तरक्कियाँ दी गई हैं, और हेड कांस्टेबल को ASI और ASI को सब इंस्पेक्टर, और सब इंस्पेक्टर को इंस्पेक्टर, और इंस्पेक्टर को जो है वो DSP, और उसके बाद DSP को SP के अहदे पर जो है वो तरक्कियाँ दी गई हैं। उनका कहना था कि ये तमाम जो तरक्कियाँ 20,000 के करीब बनती हैं, जो जिसका जब से IG पंजाब ने चार्ज संभाला है तब से जो है वो दी गई है। उनका मजीद कहना था कि तरक्की का जो सिलसिला है वो आइंदा भी जो है वो जारी रहेगा, और वेलफेयर के हवाले से जो तरीके इक़दाम किए गए हैं वो भी जो है वो पंजाब पुलिस में जो है वो जारी रहेंगे, और इस हवाले से आइंदा मजीद जो है वेलफेयर के इक़दाम न सिर्फ लाहौर में बल्कि पंजाब भर पुलिस के जो रीजन हैं अजला में, उनमें जो है वो तमाम DPOs और RPOs को हदायत जारी की गई हैं कि जो जवान हैं उनका खासा ख्याल रखा जाए। खासतौर पर जो कच्चे के इलाके में ऑपरेशन जारी है उस वाले से जो जख्मी एहलकार हुए हैं उनको भी जो है वो करोड़ों की मद में जो है वो रकम दी गई है, और उसके अलावा जो कच्चे का ऑपरेशन कर रहा है उसमें जो जवान शामिल हैं, जो मुतैहद अफसरान शामिल हैं, जो अफसरान शामिल हैं, उनको जो है ज़ाती अनाउंस का भी IG पंजाब ने देने का ऐलान किया है। बहुत शुक्रिया मुदस्सिर। वर्ल्ड कप के लिए भारत जाने का फैसला शाहिद अफरीदी ने नहीं करना। चेयरमैन मैनेजमेंट कमेटी PCB नजम सेठी का कहना है कि भारत जाने का फैसला जे शाह और मेरा भी नहीं, फैसला पाकिस्तान और भारत की हुकूमत ने करना है। हुकूमत ने इजाज़त दी तो वर्ल्ड कप खेलने भारत ज़रूर जाएंगे। मज़ीद बताएंगे बिलाल अकील। बताइए बिलाल। बिल्कुल, चेयरमैन PCB मैनेजमेंट कमेटी नजम सेठी ने गैर मुल्की मीडिया से गुफ्तगू की और उनका कहना है कि इंडिया जाने का फैसला जो है वो ना शाहिद अफरीदी ने करना है, ना देश शाह ने करना है, ना ही मेरा फैसला होगा। ये फैसला दोनों हुकूमतों की बाहमी मुशावरत से होगा। सिक्योरिटी की बुनियाद पर ही इन फैसलों का इन्हिसार होता है। अगर हुकूमत ने कहा कि आप जाएं तो वर्ल्ड कप खेलने हम जरूर जाएंगे। इसके साथ साथ उनका ये भी कहना था ACC के सरबराह जे शाह की दरखास्त पर मेरी चंद रोज कबल जो नायब सदर उनसे मुलाकात हुई और हाइब्रिड मॉडल पर जो है वो मस्बत रद्द-ए-अमल सामने आया है। और उन्होंने जे शाह को भी ब्रीफ करने का बताया, जबकि उन्होंने ये भी कहा कि श्रीलंका की जानिब से ACC पर दबाव है कि न्यूट्रल वेन्यू के लिए श्रीलंका का इंतखाब किया जाए। श्रीलंका को एतराज है कि सितंबर में UAE में गर्मी है और इस वजह से एक रोजा मैचेस खेलना थोड़ा मुश्किल होगा, और उसके फौरी बाद जो है वो टीमों ने वर्ल्ड कप खेलने जाना है तो खिलाड़ियों को भी मुश्किलात का सामना होगा। जबकि अभी तक इस पर डेडलॉक बरकरार है, अभी तक जो है वो हतमी फैसला नहीं हो सका। जी ठीक है बिलाल, बहुत शुक्रिया। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ की हिदायत पर वाल्टन रोड के मकीनों की सुनी गई है। वाल्टन रोड बहाली मंसूबे में सीवरेज सिस्टम की अपग्रेडेशन को शामिल कर लिया गया है। CBD पंजाब ने मंसूबे के लिए 23 अरब रुपए का तखमीना लगाया। सेंट्रल बिजनेस डिस्ट्रिक्ट पंजाब ने एक और मेगा प्रोजेक्ट का आगाज कर दिया। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ की हिदायत पर वाल्टन रोड के मकीनों की सुनी गई। वफाकी वज़ीर ख्वाजा साद रफ़ी की ज़ेर निगरानी वाल्टन रोड की बहाली का आगाज हो गया। वाल्टन रोड बहाली मंसूबे में सर्विस सिस्टम की अपग्रेडेशन को शामिल कर लिया गया। CBD पंजाब ने मंसूबे के लिए 23 अरब रुपए का तखमीना लगाया। सीवरेज सिस्टम की अपग्रेडेशन के लिए 18 किलोमीटर तवील नालियां बिछाई जाएंगी, जिनके लिए 11 अरब 50 करोड़ रुपए का तखमीना लगाया गया है। CBD पंजाब ने वाल्टन रोड के सीवरेज सिस्टम की अपग्रेडेशन का काम शुरू कर दिया। चीफ इंजीनियर CBD पंजाब रियाज हुसैन ने बताया कि मंसूबा 2 फेज पर मुश्तमिल है ताकि बर्क रफ्तारी से काम किया जाए। पूरी ड्रेन को हमने कवर करना है और ये 4.5 किलोमीटर हमने बॉक्स कंडूट डालना है जो सीवरेज वाटर को कैरी करेगा, और आपका जो ADA नाला है वो सिर्फ बारिशी पानी को लेके जाएगा जो अंडरग्राउंड को रिचार्ज करने के काम आएगा। दूसरा इसका ये है कि हम इसको 3x3 लेन इस पूरे एरिया को, इसका जो राइट ऑफ वे है वो 210 फीट है। 210 फीट एक काफ़ी बड़ा राइट ऑफ वे होता है। इसके अंदर हम 3x3 लेन्स ड्यूल कैरेज वे बना रहे हैं। 38 फुट एक तरफ, 40 फुट एक तरफ हम सर्विस लेन दे रहे हैं, और ये जो पूरा नेग्लेक्टेड एरिया था हम इसकी अपग्रेडेशन के ऊपर काम कर रहे हैं। CBD पंजाब ने सीवरेज सिस्टम की अपग्रेडेशन के लिए वासा मास्टर प्लान को मुकम्मल फॉलो किया ताकि वासा और CBD मिलकर सीवरेज के निकास के लिए काम कर सकें। MD वासा ने पानी की बरवक्त फराहमी और शफाफियत की जांच पड़ताल के लिए कमेटी तश्कील दे दी। कमेटी को रोज़ाना की बुनियाद पर रिपोर्ट पेश करने की हिदायत की गई है। बढ़ते हुए दर्जा हरारत की सूरत में ट्यूबवेल्स का दुरानिया हस्बे ज़रूरत बढ़ाने का भी फैसला किया गया है। ये रिपोर्ट देखें।
MD वासा गुफरान अहमद की ज़ेर सदारत हफ्तावार कारकर्दगी इजलास ऑपरेशंस और रेवेन्यू विंग के अफसरान ने शिरकत की। पानी की बर वक्त फराहमी और शफाफियत की जांच पड़ताल के लिए कमेटी तश्कील दे दी गई। बढ़ते हुए दर्जा हरारत की सूरत में ट्यूबवेल्स का दौरानिया हस्ब ज़रूरत बढ़ाने का फैसला। इजलास में टाउन की सतह पर रेवेन्यू कलेक्शन का जायजा भी लिया गया। MD वासा कहते हैं कि टारगेट से कम रिकवरी किसी सूरत बर्दाश्त नहीं। आखिरी गैर कानूनी कनेक्शन तक ट्रैक डाउन जारी रहेगा। इजलास में टाउन की सतह पर डिसल्टिंग ऑपरेशन का भी जायजा लिया गया। MD वासा गुफरान अहमद का कहना है कि शिकायत का अजाला वासा लाहौर की हमेशा से अवलीन तरजीह रहा है। और आपको बताएं कि वक्त के थपेड़ों से मार सहते सहते खस्ता हाल हो जाने वाले मुगलान देखू के आसार बहाल कर दिए गए हैं। अंदरून शहर लाहौर में वाकई कुआं 1857 में मुफात आमा के लिए खोदा गया था। कुएं को कमरों में ठंडे के लिए भी इस्तेमाल किया जाता था। देखिए सुहेल कैसर की रिपोर्ट। एक रोज़ मुंशी निज़ामुद्दीन को ख्याल आया कि उनके मोहल्ले कूचा दर्जिया में लोगों को पीने के पानी की कमी का सामना रहता है। इस सोच का आना था कि उन्होंने अपनी रहायशगाह के बैरूनी हिस्से में एक कुआं खुदवा दिया। छोटी ईंट से तामीर किए गए इस कुएं से पानी तो हासिल किया ही जाता था, साथ ही इसकी ठंडक से कमरों को भी ठंडा रखने का इंतजाम किया गया था। आज इस कुएं की तामीर को 166 बरस बीत चुके हैं। ये हमारा बाई घर नहीं है, ये हमने बाइक इसको खरीदा था। हम लोगों ने इसको खरीदा था 1992 में। तो जब इसकी रजिस्ट्री के पेपर तैयार होने थे तो इनके पास एक बई खाता था और ये फ़र्द जो लेके आते थे उसमें इसका जो इंदराज था वो 1857 था। वाल सिटी के आने से ही तो ये फिर बचा रहा और फिर अल्लाह ने बचा ही लिया इसको। दिल्ली दरवाजे की मशहूर सुरजन गली के करीब ही वाक़या मुगलां दा ये खूह मिटने के करीब पहुंच गया था, लेकिन इसकी खुशकिस्मती रही कि ये मुतल्लका इदारों की नज़रों में आ गया, जिसके बाद इसके बचे खुचे आसार को बचाकर आइंदा नस्लों के लिए महफूज कर लिया गया है। GT रोड्स के अलॉन्ग विद आपको बहुत सी बॉलियाँ और सराइज मिलती हैं, उन सब के साथ कुएँ आपको मिलेंगे। तो एवरीथिंग वाज वेरी वेरी केयरफुली वर्कड आउट। ऐसे नहीं थी कि हैपरेटली कोई चीज़ कर दिया जाता है। सो वेल्स यानी कि पानी always played very very important role in the development and लोगों की जो रहने की जगह होती थी उसमें एक कुआं जो है वो हमेशा एक इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता था। मुगलां दा खूह अब पानी तो फराहम नहीं करता, लेकिन इससे तारीख की बहुत सी कहानियां ज़रूर सुनी जा सकती हैं। ये तो तय है कि गया वक्त फिर कभी हाथ नहीं आ सकता। हाँ, अलबत्ता अगर गुजरे हुए वक्तों की कुछ निशानियां हमारे सामने आन मौजूद हों तो उन्हें प्रिजर्व करने की कोशिश ज़रूर की जानी चाहिए कि ये निशानियां हमारे पास आने वाली नस्लों की अमानत हैं। कैमरामैन उमैर फजल के साथ सुहेल कैसर, लाहौर। फिर वक्त इतना ही।